देख रहे हैं प्रोग्राम संगत। प्रोग्राम संगत में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं किसी अदबी, समाजी या सियासी शख्सियत से। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक समाजी शख्सियत, एक बहुत ही बाहिम्मत और बहादुर शख्सियत, जनाब राजा इमरान हुसैन साहब। एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इनका एक बहुत बड़ा हवाला ये भी है कि पाकिस्तान के पहले डिसेबल हैं जिन्होंने सेनेट के इलेक्शन के लिए अप्लाई किया और उसमें इलेक्शन में वो खड़े हुए। बाकी तमाम तर तफसीलात हम सुनेंगे उनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले आपको अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहूँगी और आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आप बताइए कि डिसेबल्स के लिए पाकिस्तान में सेनेट में जो आपने बिल पास करवाया उसके हवाले से। पाकिस्तान में का पहला पाकिस्तान का पहला डिसेबल पर्सन हूँ जिसने जनरल इलेक्शन लड़ा हुआ है। और उस टाइम पे भी जब मैंने अप्लाई किया था बहुत सी पार्टीज के साथ डिस्कशन हुई, लेकिन किसी ने मुझे टिकट नहीं दिया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे मैंने इलेक्शन लड़ा और वोटें भी हासिल की। और बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, लोगों ने मुझे उसमें मोटिवेट भी किया कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे इस सारे सिनेरियो के दौरान के जिन्होंने मुझे कोशिश की कि ये डिग्रेड हो जाए, ये पीछे हो जाए, बहुत ज़्यादा। तो लेकिन ऐसे भी थे कि जिन्होंने हौसला अफजाई की। तो उसके बाद मैंने इलेक्शन लड़के एक रिपोर्ट भी तैयार की जो इंटरनेशनल नेशनली पब्लिश भी करवाई कि मैंने जिसमें ये प्रूव कर दिया कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो हैं उनके लिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इलेक्शन लड़ना काफ़ी मुश्किल है। इसी सिनेरियो और इससे पहले से हम कोशिश कर रहे थे कि सेनेट और नेशनल असेंबली के अंदर हमारी स्पेशल सीट होनी चाहिए। जैसे स्पेशल वुमेन सीट्स होती हैं, माइनॉरिटी विंग की सीट्स होती हैं, ऐसी बहुत सी सीटें हैं। लेकिन वहाँ पे स्पेशल पर्सन की कोई सीट नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे कानून पास होते हैं, वहाँ कानून बनते हैं। और जहाँ पे कानून बनते हैं, जब तक जिसके लिए कानून बन रहा है अगर वो शख्स या वो लोग वहाँ पे मौजूद ना हो तो वो कानून उस तरह से नहीं बन सकता जिस तरह के बनना चाहिए। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने काफ़ी अरसे से इस कोशिश में थे और अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट में हमने वो बिल पास करवा लिया है। नेशनल असेंबली से पास होके, कमेटी से पास होके अब वो सेनेट के पास गया और इंशाल्लाह वो वापस असेंबली 2/3 मेजोरिटी के लिए आएगा पास होने के लिए। तो वो बहुत से MNA MPs के साथ, मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग्स में कर चुका हूँ। उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह हम इसको पास करेंगे। और इस दफ़ा मैंने कोशिश की थी सेनेट का इलेक्शन लड़ने की, मैंने पेपर्स भी जमा करवाए, बड़ी भागदौड़ भी की, लेकिन सेम वही कंडीशन किसी ने टिकट नहीं मिला। और उसकी वजह भी यही है कि अभी तक माजूर अफराद को हम वही 1986 या 1978 वाले उसमें देख रहे हैं दौर में। लेकिन अब दौर बहुत ज्यादा जदीद हो गया है, अब डिसेबिलिटी कोई वर्ड नहीं रहा। और बिल्कुल मेंटल डिसेबिलिटी जो जिस तरह की हमारे माशरे में आजकल आम पाई जाती है, मैं समझती हूँ कि वो ज्यादा खतरनाक है। देखिए, डिसेबिलिटी की कोई फेस नहीं होती। हम लोगों को तो डिसेबिलिटी कहा जाता है कि हमारे साथ कोई ना कोई चीज जुड़ी हुई होती है, क्रचेज होती हैं, व्हील चेयर्स होती हैं। अगर ब्लाइंड है तो उसने कैनिंग पहनी है, तो दैट्स कि वो हमें डिसेबल समझते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा मेंटल डिसेबिलिटी, बहुत सी ऐसी डिसेबिलिटीज हैं जो कि इस डिसेबिलिटी से ज्यादा और अब ये देख लीजिए कि ब्लाइंड्स है, अब माशाल्लाह क्रिकेट भी हो रहा है, हॉकी भी हो रहा है, सब चीजें हो रही हैं। तो आपकी डिसेबिलिटी कब से है? मैं 3 साल का था तो मुझे पोलियो हुआ था और पोलियो के बाद सेम वही रूल के उस वक्त किसी को इसका पता नहीं था। तो तब से मैं हूँ और मैं स्पेशल एजुकेशन के चंद उन पहले लोगों में से हूँ जिनको इस स्कूल में दाखिला मिला था, या जो वो स्कूल शुरू हुआ था तो चांदी के लोग थे हम लोग जो आगाज के थे। तो वहाँ पे कैसी वहाँ तालीम और तरबियत अच्छी है, हमारे अच्छा निज़ाम उस वक्त काफ़ी अच्छा था, अब भी ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये हमारे मुल्क में कि हमें घर से ही माजूर कर लिया जाता है। एक स्पेशल पर्सन को जब एक स्पेशल नीड है हमारी, हमें स्पेशल नीड चाहिए, लेकिन हमें वो चीज़ उस तरह नहीं चाहिए कि जैसे घर में किसी चीज़ को बंदा उठा के एक साइड पे रख देता है कि ये ख़राब ना हो जाए। हमें उस किस्म की नीड नहीं चाहिए। हमें उस किस्म की नीड होती है कि हमें सपोर्ट की जाए कि हम एक जगह से दूसरी जगह बाकी तरह लोगों की तरफ भी मूव कर सकें या काम कर सकें। और कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आप लोग देखिए, हर फील्ड में आज इस दौर में मैंने अक्सर मैं एक लाइन बोलता होता हूँ कि कोई बंदा, एक आम आदमी जब 4 पहियों की गाड़ी में सफर करता है तो उसको लोग डिसेबल नहीं कहते। जब एक आम इंसान को अगर उसको इशू है और वो व्हीलचेयर यूज कर रहा है या क्रचेज यूज कर रहे हैं तो उसको हम डिसेबल कहें। बहुत खूबसूरत बात की सर आपने और बहुत ही दमदार बात की आपने, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। और मजीद आगे चल के आप क्या चाहते हैं कि डिसेबल पर्सन के लिए क्या क्या फैसिलिटीज जो है वो हुकूमत को प्रोवाइड करनी चाहिए? देखिए, जो UNCRDP का रूल है और जो
हमारे 73 के आइन में जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए लिखी गई है, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटी, स्कूल्स में एक्सेसिबिलिटी। हमारे इस रावलपिंडी इस्लामाबाद में चंद गिने चुने 2-4 स्कूल हैं जिनमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज को या पर्सन विद स्पेशल नीड्स को जो है वो दाखिला मिलता है, और वो वहाँ पे कोई मैट्रिक तक है, कोई FA तक है। लेकिन मेरा गवर्नमेंट से और सबसे ये मुतालबा है कि इंक्लूसिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हर स्कूल को आप जो है वो एक्सेसिबल करें, ताकि एक आम नॉर्मल जो फिजिकल हैंडीकैप लोग हैं, जो व्हीलचेयर यूजर हैं, ये जो क्रचेस यूजर हैं, जो पोलियो पेशेंट है, वो नॉर्मल लोगों के साथ बैठ के स्टडी करें। नॉर्मल लोगों को भी पता चले कि ये लोग भी हमारी तरह हैं। हमें स्पेशल स्कूलों में जब दाखिल करवा दिया जाता है, 10 साल या 12 साल आप एक स्पेशल स्कूल में पढ़ते हैं और आपको एक स्पेशल असिस्टेंट मिल रही होती है। जब वही बच्चा, लड़का लड़की जब जाता है ग्रेजुएशन के लिए दूसरे माहौल में, उस माहौल के लोगों को भी और इस पर्सन से करना बहुत मुश्किल होता है। वहीं से गैप शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी गवर्नमेंट से, और ये जो अभी कानून हमने हमारा जो बिल पास हुआ है उसमें भी ये है कि हमारी सीट से अंदर बनेगी और हम लोग अंदर जाके बैठेंगे तो हम ऐसी ही चीजें अप्रूव करवाएंगे कि स्पेशल नीड्स जो है ना वो हर इंसान को चाहिए होती हैं। अगर किसी को ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम डिसेबल हैं, क्योंकि इंटरनेशनली जहां तक आप जिस चीज में आपकी अप्रोच नहीं है, कोई भी एक नॉर्मल इंसान है, आप विदाउट स्टेयर 3rd फ्लोर पे नहीं आ सकते, 2nd फ्लोर पे नहीं आ सकते। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग भी डिसेबल हैं। बहुत अच्छी बात की आपने। और अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा अवाम और तमाम देखने वालों को आपके तवज्जुह से यही पैगाम है कि स्पेशल पर्सन्स को स्पेशल सपोर्ट चाहिए, स्पेशल नीड चाहिए। वो जो एक बहुत ज्यादा हमदर्दी वाला आंसर है वो नहीं होना चाहिए। एक बहुत ज्यादा नॉर्मल, वो भी नॉर्मल है, उनको भी नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट किया जाए, उनको सपोर्ट की जाए। हमारे यहाँ पे अब भी बहुत से एरियाज में वही चल रहा है कि यार ये बेचारा, द वर्ड जो लफ्ज यूज होता है ना, नाम लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले उसकी पोजीशन देख के दूर से क्या देते हैं बेचारा। शायद वो बेचारा आप ज्यादा टैलेंटेड हो। और मेरे पास अब अगर हमको मैं कई इदारे दिखा सकता हूँ, कई लोग ऐसे दिखा सकता हूँ, तो खुद तो स्पेशल पर्सन है लेकिन उनके पास नॉर्मल लोग, आम लोग उनके पास काम कर रहे हैं, तरबियत ले रहे हैं और उनके अंडर काम कर रहे हैं। तो सो इसलिए इस वक्त ये मेरा मैसेज यही है कि जितने भी स्पेशल पर्संस हैं उनको आप स्पेशल सपोर्ट करें, ताकि वो भी वहाँ पे मखसूस इदारों के साथ उनको बिल्कुल वाबस्ता ना करें। वो भी नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल लोगों की तरह आए। पार्क्स जैसे हमने एक्सेसिबल किए हैं, पार्क्स में आए। ट्रेन एक्सेसिबल की है, 2018 में हमने ये रावलपिंडी रेलवे स्टेशन को मॉडल बनाया है कि एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जॉब दिलवा रहे हैं, कोटा रेज किया हुआ है। ये सिर्फ सहूलतें देने के लिए, ताकि वो लोग भी आम लोगों की तरह, अफराद की तरह वहां जाके काम कर सकें और अपनी जिंदगी गुजार सकें। और मतलब हुकूमत अगर आगे चल के आपके साथ ताउन करती है, या आप अपनी जैसे कि अपनी खुद से आप एक स्ट्रगल के लिए निकले हुए हैं, तो आप क्या चाहते हैं आगे? मतलब जैसे कि मतलब मजीद इदारे कायम, देखिए इदारे कायम हो। अभी जैसे हमारा बिल पास हो जाएगा तो हम खुद उस जगह पे चले जाएंगे जहाँ पे कानून साजी की जाती है, जहाँ पे जाके मसाइल बयान किए जाते हैं, जहाँ पे मसाइल का हल जो है वो किया जाता है। जब हम खुद वहां पे चले जाएंगे तो इंशाल्लाह अपने ये इतना बड़ा मसाइल नहीं है। अगर आप एक जगह के ऊपर रैंप बना देते हैं, एक छोटा सा रैंप बना देते हैं, 200 करोड़ का प्लाजा बना लेते हैं, 100 करोड़ का प्लाजा बना लेते हैं, उसमें आप 2-3 हज़ार रुपए का अगर रैंप बना ले तो ये आपके लिए भी अच्छा है। क्योंकि एक एज ऐसी आती है कि उस वक्त कोई भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि आप 45 के बाद आपको किसी न किसी सहारे की जरूरत है। और बहैसियत मोटिवेशनल स्पीकर हमारे नौजवानों को आप क्या पैगाम देंगे? देखिए नौजवानों को डिसेबिलिटी से हट के, नहीं डिसेबिलिटी तो मेरी एक फील्ड है ना, लेकिन मोटिवेशनली मैं लोगों से यही, यूथ से यही कहना चाहता हूँ कि वो सबसे पहले अपने आप को पहचाने, पहले खुद को पहचाने। एक रूटीन चल रही है, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं मैट्रिक के बाद, अभी कल भी कुछ यूथ आई हुई थी कि हमें बताएं हम करें कि हम वालिदैन कुछ कह रहे हैं, माहौल कुछ है, एक रूटीन बनी हुई है कि किसी तरीके से बच्चे को इतनी एजुकेशन हो जाए कि वो कहीं जाके नौकरी कर रहे हैं, ताकि वो जो है वो कमाने के काबिल हो जाए।
इसी तरह लड़कियों का है, उनको घरों में रोक लिया जाता है, जरा सा वो डिस्क्रिमिनेशन आने की देर है, उसको पकड़ के उसकी शादी कर दी जाती है। तो मेरा यूथ से यही है कि वो पहले अपने आप को पहचाने, वो क्या कर सकते हैं, वो उस राह पे चले। वो उस राह पे बिल्कुल ना चले कि दूसरों ये कह गया या दूसरा ये कर गया या वो कर गया। हर इंसान को अल्लाह ताला ने बराबर बनाया और हर इंसान में कोई ना कोई खासियत रखी है, बिला वजह कोई दुनिया में नहीं आया। तो इसलिए जितनी भी यूथ है मेरी उनसे यही है कि वो अपने आप को पहले पहचाने और जो वो कर सकते हैं अपने उस पे ऑन पे वो करें। जैसा ये मौजूदा मुल्की निज़ाम से आप किस हद तक मुतमईन हैं? इस निज़ाम से तो मेरा ख्याल है अभी तक कोई भी मुतमईन नहीं है पिछले 54-55 सालों से। तो ये है कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उस स्पीड में नहीं जा रहे जैसे दुनिया जा रही है। क्योंकि हमारे मुल्क के बाद में बनने वाले मुल्क में सबसे बहुत आगे जा चुके हैं। अब चाइना को एग्जांपल ले लें कि चाइना को हमने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था कि चाइना है, तो आज देखिए चाइना कहाँ पे है और उसी के साथ जुड़े हुए हम लोग कहाँ पे। बल्कि बांग्लादेश देखिए जो हमारा ही कटा हुआ बाजू है वो भी बहुत आगे निकल गया। वो तो चले हमारी अपनी स्ट्रेटेजिक गलतियां हैं जो आज हमें नजर आ रही है, जो आज इस दौर में हम लोग देख सकते हैं, शायद उस वक्त उनको नहीं पता थी। तो सो ये है कि कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता ये लोग बेहतरी की तरफ जाए, पढ़े लिखे लोग आए, सेंसेबल लोग आए, जिनको इस फील्ड से जिनका कोई ना कोई ताल्लुक रहा हो। जब वो इस इदारे को संभालने के लिए आएंगे नेशनल असेंबली को, तो ये मुल्क भी बाकी मुल्क की तो तरक्की की राह पे निकल पड़ेगा। अच्छा सर, ये बताइए कि आपका जरिया मुआश, जरिया रोजगार, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम दो हैं। एक तो मैं कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, दूसरा मेरे होटल हैं। जैसे कैफ़े है, जिसमें मैंने पाकिस्तान का पहला कैफ़े बनाया हुआ है जो कि स्पेशल पर्सनस के लिए है। वो टोटली स्पेशल पर्सन वहाँ पे आते हैं, उनको हर चीज़ वहाँ 50% ऑफ मिलती है। तो इस तरह की छोटी छोटी चेंज हैं मेरी मुख्तलिफ चीज़ों की, जो मेरे लिए आमदनी का जरिया बने हुए। अच्छा, मतलब वो आपका कैफे है मखसूस वो स्पेशल पर्सन के लिए, ये बाकी से हटके है। अच्छा, तो नाज़रीन, हम आज आपने बातें सुनी जनाब राजा इमरान हुसैन साहब की, और इन्होंने बहुत सारी अच्छी मोटिवेशनल स्पीच भी दी और हमारे नौजवानों को बहुत खूबसूरत पैगाम भी दिया। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान, एक नई शख्सियत के साथ। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।